Good afternoon, everyone. My name is Mayur, and today is 30th December. We are approaching the year end. I hope you have had a very productive year. I'm sure you must have learned few lessons. You must have planned what your aims and goals are for 2026. All those aims and goals which are associated with getting success in competitive examination, be it APSC or be it UPSC, be assured that we are here to help you in your hand holding and converting your aspirations into your dreams. We now shall be discussing the 5 most important articles of the day. अब बात ऐसा है कि जो 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक का जो पीरियड होता है वो यूजुअली हॉलीडेज का पीरियड होता है वर्ल्ड ओवर, तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे इन एक हफ्ते के बीच में बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है. कोई साइंटिफिक इनोवेशन या कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट ये सब नहीं होता है. द पीपल अवॉइड एंड हेंस फॉर दिस 1 week you find that newspaper do not have as much content as you would expect them to have. So notwithstanding with that, we'll be discussing these 5 articles, and let me remind you, whatever we discuss, it would be only from the perspective of the examination. जो unnecessary details है, unnecessary facts है, unnecessary information है, plethora of information जो है उसको हम eliminate करके सिर्फ हर आर्टिकल के 5 पॉइंटर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे जो हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं. So first I'll give you the brief overview of the 5 articles that we are going to discuss, and then we'll get into the details of it. The first article is regarding the SIR. तृणमूल कांग्रेस ने कुछ डिमांड किया है. किस पॉलिटिकल पार्टी ने डिमांड किया है, क्यों किया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कंटेक्स्ट क्या है. पिछले कुछ दिनों से, मतलब पिछले 1 महीने से हम लोगों ने कई बार सीएनए में डिस्कस किया है सिस्टमेटिक इंटेंसिव रिवीजन जो है वो इलेक्शन कमीशन क्यों कर रहा है. तो उस कंटेक्स्ट में बीएलएस का क्या रोल है. बीएलएस स्टैंड्स फॉर बूथ लेवल एजेंट्स. उनका क्या रोल है, उनका नेसेसिटी क्यों है हियरिंग के दरमियान, वो डिस्कस करेंगे. सेकेंड इज चाइना ने कुछ लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस ड्रिल्स कंडक्ट किया है. व्हाट डू दे मीन for world, how they are going to impact the overall ongoing geopolitical situation, उसको हम डिस्कस करेंगे. थर्ड आर्टिकल जो है वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाई गई है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट होता है वो नहीं बढ़ रहा है. तो उसके बीच में जो गैप है, how do we interpret it, how should we interpret it, is it a matter of concern, इसको हम डिस्कस करेंगे. द फोर्थ आर्टिकल डिस्कस विथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. शायद पिछले 3 हफ्तों में हम लोग 2 बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है. तो उसके डिटेल्स क्या है, उससे इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे. ये थोड़ा सा काइंड ऑफ अ रिवीजन होगा आपके लिए. एंड द लास्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग अटैक्स ऑन माइनॉरिटी. How state should be protecting the minorities, what are their rights, and how generally society should deal with majority minority conflict. इसके बारे में ये आर्टिकल. We shall be discussing all of these. So let's get started. But before that, here are a few announcement. ये UPSC और APSC के लिए CSAP का जो नेक्स्ट फाउंडेशन बैच है, that shall be starting really soon. ये बेस्ट सुटेड है फॉर दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि ये हाइब्रिड मोड में अवेलेबल है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेक्चर्स होंगे. डिटेल्स उसके आपको कॉन्टैक्ट नंबर पे मिल जाएंगे. ये है क्रैश कोर्स. दोज ऑफ यू हु हैव स्टडीड बिफोर एंड प्लान टू अपीयर इन 2026 अटेम्प्ट, आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्विक रिवीजन मॉडल चाहिए होगा जिसमें आपका 2 महीने में 3 महीने में सारा सिलेबस कवर हो जाए. तो उसके लिए क्रैश कोर्स है. ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है. ऑल्सो इस क्रैश कोर्स में आपको प्रीलिम स्पेसिफिक नोट्स जो है सीएसएपी की 10 स्मार्ट बुक जो है वो उसका पार्ट है, वो आपको मिलेंगे. आपको जो 15,000 MCQ का प्रीफिट इनिशिएटिव है जिसके बारे में मैं इसके बाद में बात करूंगा,
वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा. ये विल बी लॉन्चिंग इट सून, बट उसके डिटेल्स के लिए you'll have to stay tuned with all the handles of the CSAP, be it Instagram or be it YouTube. Or if you want to get in touch with us on telephone and need to discuss it further, you can contact on the number mentioned here. The number is 600-2206-217. This is the initiative I was referring to. It's Prefit. Prefit initiative एक attempt है जिसमें हम one stop solution provide कर रहे हैं for all kind of competitive examination, especially those who are conducted by the public service commissions, APSC हो या UPSC हो. ये एक over encompassing architecture है जिसमें 3000 plus MCQs जो है वो YouTube पे free मिलेंगे. Everyday 25 MCQs with detailed explanation and a procedure to inculcate the संस्कार of elimination technique. ये 3 phases में है. ये तीनों फेज फ्री 3000 प्लस MCQs में भी है और पेड में भी है. ये पेड 12,000 MCQ का सेक्शन है जिसमें 120 टेस्ट है, 30 इजी टेस्ट, 30 मॉडरेट टेस्ट एंड 30 डिफिकल्ट टेस्ट. और ये सारे सेक्शनल सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट है. अपार्ट फ्रॉम दीज 3 ग्रुप्स देयर इज अनदर 4th ग्रुप जिसमें फुल लेंथ टेस्ट 10 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 10 टेस्ट है फुल लेंथ वो भी, एंड 10 सीसेट के टेस्ट है. ये सिस्टमैटिकली डिजाइंड एक प्रोग्राम है जिसमें आपका फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग इजी से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक बिल्ड करते जाएंगे, एंड इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम इनको एक साथ यूज करके हम जो MCQ सॉल्विंग के लिए जो टेम्परामेंट चाहिए होता है उसको बिल्ड करेंगे. सो उसके लिए you'll have to join the test series by downloading the app from these QR codes. The documents that we discussed during pre-fit YouTube live videos or the CNA are available on these apps for free. So join on the app and stay tuned, get connected and utilize our resources with utmost potential. The first article, background, हम पिछले कुछ दिनों से इसको देख ही रहे कि under Article 323 to 24, it is the responsibility of Election Commission of India to conduct free and fair elections, right? So, as a part of that, systematic intensive revision conduct करना है Election Commission of India. क्या है ये? It is purification of the electoral rolls. इलेक्ट्रल रोल मेंटेन करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है. प्यूरिटी, उसका प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है कि बहुत सारे वोटर्स लिस्ट जो है, वोटर लिस्ट में काफी सारे फेक आईडी कार्ड्स है, कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स है, कुछ लोगों के नाम 2-3 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है. इन सब इनकंसिस्टेंस को क्लियर करना और रोल को, इलेक्ट्रल रोल को क्लियर अप टू द मार्क रखना विथ लेटेस्ट अपडेट, इसे कहा जाता है प्यूरिफिकेशन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज डूइंग अंडर SIR. बट इसमें जैसे हम पिछले कुछ आर्टिकल्स में देख चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ये है कि प्यूरिफिकेशन के चक्कर में डिसइनफ्रेंचाइजमेंट ना हो जाए. डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है कि किसी का वोटिंग का अधिकार ना निकल जाए. सूखे के साथ गीला भी जलता है, ऐसे कहावत है. इसका मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में अगर 75 लाख लोगों का वोटिंग लिस्ट से नाम गया है तो इट इज पॉसिबल कि शायद 74 लाख या 74,50,000, 74,99,000 लोग इलीगल या फ्रॉड या गलत लोग थे, लेकिन शायद अगर उसमें 1000 भी जेन्युइन वोटर्स गए तो उन जेन्युइन वोटर्स का ख्याल रखना इज अ नेसेसिटी. दे शुड गेट देयर राइट, है ना. एक्सट्रीम प्यूरिफिकेशन के चक्कर में जो लेजिटिमेट वोटर है उनका अधिकार आप नहीं छीन सकते. इसी कंटेक्स्ट में जो तृणमूल कांग्रेस है उन्होंने ये अर्ज किया है कि व्हेन यू आर हियरिंग कि का नाम एलिमिनेट हो गया तो दे हैव अ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म वेयर दे कैन गो एंड टेल द अथॉरिटी कि हम जेन्युइन वोटर्स हैं लेकिन हमारा नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिया है. ठीक है, तो इस हियरिंग में तृणमूल का ये आर्ग्यूमेंट है. तृणमूल का नाम साइड में रख देते, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है
कि उस हियरिंग में BLA शुड बी प्रेजेंट। BLA का मतलब क्या होता है? बूथ लेवल एजेंट्स। जब आप वोटिंग के लिए जाते हो तो इलेक्शन जो मैकेनिज्म है इलेक्टोरल प्रोसेस का, उसमें सबसे बेसिक यूनिट जो होता है वो होता है बूथ, जहां पे जाके आप वोट करते हो। वो जो बॉक्स होता है ना, वो एक यूनिट को कहा जाता है बूथ। वहां पे लोग काम करते हैं। इन लोगों का एक्चुअल में कांटेक्ट आता है जो वोटर्स है उनके साथ में, है ना, क्योंकि दे आर द वन जो टिक करते हैं, दे आर द वन जो नेल पर इंक लगाते हैं, दे आर द वन हु क्लैरिफाई और कंफर्म कि ये वोटर लिस्ट है या नहीं है, ये नाम वो देते हैं। सो BLA ने तो तृणमूल का आर्ग्यूमेंट है कि इस हियरिंग में व्हेन समबडी इज आस्किंग फॉर द ग्रीवेंसेस, वहां पे बूथ लेवल एजेंट जो है उनको रखिए, सो दैट अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो कि क्यों एलिमिनेट किया है, अगर वो जेन्युइन है तो क्यों, आपने क्या देखा। क्योंकि मोस्ट ऑफन दैन नॉट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि कई जगह पर ये कहकर वोटर लिस्ट को क्लीन किया गया है कि ही इज नॉट अवेलेबल और शी इज नॉट अवेलेबल और शी हैज मूव्ड फ्रॉम दिस प्लेस टू सम अदर प्लेस विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। उस केस में ये आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट बन जाता है दैट BLS बूथ लेवल एजेंट्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन SIR हियरिंग्स। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्टोरल रोल का जो रिवीजन है, इट मस्ट बैलेंस द एक्यूरेसी, दैट मींस एक्यूरेसी ऑफ द इलेक्टोरल रोल विथ ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिवनेस। अननेसेसरीली जिनका अधिकार है उनका हटाना नहीं है। तो इसमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमको 5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखना है। वो पॉइंट क्या है? कोर इश्यूज या कंसर्न्स जो इस आर्टिकल में हमें दिखाई देते वो है कि ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो लिमिटेड है, इट्स नॉट 100% ट्रांसपेरेंट, और उसकी वजह से जो डिसीजंस है वेदर इट्स डिलीशन और इंक्लूजन, ये क्वेश्चनेबल बन जाता है। सेकंड जो है कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है इसमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो है उनका रोल जो है वो कम हो गया है। क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी जगह पर कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो वहां के जो लोकल कार्यकर्ता है उनको पता है कि कौन एक्चुअल में वोटर है और कौन नहीं है। तो जब उन कार्यकर्ता को पता होता है, पॉलिटिकल पार्टी को पता होता है कि यार ये जेन्युइन वोटर है, लेकिन जब इलेक्टोरल रोल में से वो हट जाता है तो दे गेट कंसर्न, है ना। लेकिन उनका सिस्टम में कोई रोल ही नहीं है, जो कोई जाके अश्योरेंस नहीं दे सकते, कोई गारंटी नहीं दे सकते भाई ये जेन्युइन है। तो द सेकंड इंपॉर्टेंट कंसर्न इज कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो है उनका रोल रिड्यूस हो गया। थर्ड, लाइक आई मेंशन बिफोर, जो जेन्युइन वोटर्स है उनके एक्सक्लूजन का रिस्क जो है वो बढ़ गया है। जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है रिवीजन के दौरान जो एलिमिनेट हो गया, उनका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो वीक हो गया। अब इसमें 2 दिन पहले हमने CNA में देखा था कि यहाँ पे इशू आ जाता है कि ओनस ऑफ प्रूविंग कि मैं जेन्युइन वोटर हूं, ये स्टेट के ऊपर नहीं, ये इंडिविजुअल के ऊपर चला गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट टू इंडिविजुअल, और ये इन अ वे डेटोरिएशन है डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट इज ट्रस्ट डेफिसिट इन इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन एट द ग्रास रूट लेवल। अगर लेट्स से कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 लोग हैं जो जेन्युइन वोटर है और उनका अगर नाम इलेक्टोरल रोल से हट गया, भले वो 2 महीना केस लड़ लेंगे, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में चले जाएंगे एंड इवेंचुअली उसमें से 100 में से समझिए 100 के 100 को वापस वोटिंग राइट्स मिल गया, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे ये डाउट जनरेट हो जाएगा कि क्या सच में डेमोक्रेसी इतना ट्रांसपेरेंट, इतना सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट इज प्रॉब्लमैटिक इन लॉन्ग रन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी और थ्राइविंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक MCQ है, अटेम्प्ट करिए इसको सॉल्व करने का। द इंक्लूजन ऑफ बूथ लेवल एजेंट्स इन इलेक्टोरल रोल रिवीजन प्रोसेसेस primarily strengthens which democratic principle? A. Judicial review. B. Administrative efficiency. C. Transparency and stakeholder participation. Yes. D. Centralization of election management. I would sincerely request you to pause the video and answer this MCQ.
So the correct answer would be C. ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, बूथ लेवल एजेंट्स को इंक्लूड करके ये वाला प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, चाइना ने पिछले हफ्ते जो वेस्ट पैसिफिक है, मतलब पैसिफिक ओशन का वेस्ट रीजन जो है वो एशिया से कनेक्टेड है, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया से, जो ईस्ट साइड है वो अमेरिका से कनेक्टेड है ना। तो चाइना ने वेस्ट पैसिफिक रीजन में कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए, कुछ ड्रिल्स किए, लेकिन इस ड्रिल्स के बारे में बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं किया गया था। तो इसके वजह से जो उस रीजन से, वेस्ट पैसिफिक रीजन से जितने भी ट्रेड रूट्स है, जितने भी शिपिंग रूट्स हैं, जितने भी सिविलियन फ्लाइट्स के रूट्स है, जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स है, वो सारे डिस्टर्ब हो गए। तो ये डिस्टर्ब होना इज नॉट गुड फॉर ग्लोबल इंटरडिपेंडेंसी, जो वैल्यू एडेड वैल्यू चेन सिस्टम है हमारी, उसके लिए ठीक नहीं है। उस कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है। अगेन हमारे लिए सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। कोर इशू इसमें क्या है, जो सी एंड एयर स्पेस जो होता है ना, इसमें जब आप मिलिटराइजेशन करते हो, वेस्ट पैसिफिक का मतलब है चाइना ने अपने ईस्ट में, जापान के बियॉन्ड, कोरिया के बियॉन्ड जो ओपन सीज है वहां पे एक्सरसाइज कंडक्ट किया। ऐसे किसी भी स्पेस में या ओशंस में आप मिलिटराइजेशन करते हो तो उसका इंपैक्ट सिविलियन मूवमेंट पे बहुत होता है। सेकंड, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होता है या फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कई बार सिग्नल को मिसरीड किया जा सकता है, मीनिंग लेट्स से अमेरिका की जो नेवल फोर्स है उसका एक पैसिफिक फ्लीट है, एक पूरी फोर्स है अमेरिकन नेवी की जो पैसिफिक में पोस्टेड है। अगर उनको कम्युनिकेट नहीं किया गया है कि चाइना एक ड्रिल कंडक्ट कर रहा है, तो जो पैसिफिक फ्लीट है अमेरिका की वो उस ड्रिल को मिसअंडरस्टैंड कर सकता है, इट माइट थिंक कि वो चाइना ने एक्चुअल में अटैक शुरू कर दिया। तो उस अटैक को मिसअंडरस्टैंड करके पैसिफिक फ्लीट ऑफ अमेरिका माइट रेसिप्रोकेट, वो शायद अटैक कर दे चाइना के ऊपर और ये शायद वॉर में कन्वर्ट हो जाए। ये क्यों हुआ? अगर क्यों हो सकता है? क्योंकि चाइना का क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रहा विथ सराउंडिंग नेबर्स, है ना। सो एस्केलेशन डायनामिक्स इन एन ऑलरेडी टेंस इंडो पैसिफिक सिचुएशन। स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है ऑन रीजनल ट्रेड, टूरिज्म, सप्लाई चेन्स, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन या मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट स्प्रेड होती है। वीक क्राइसिस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट मिस कैलकुलेशन। पता चला कि वो ड्रिल कंडक्ट कर रहे थे लेकिन फिलीपाइंस को लगा कि इन्होंने फिलीपाइंस के ऊपर अटैक शुरू कर दिया, क्योंकि वो जो साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, वहां पे ऑलरेडी नेबरिंग कंट्रीज के साथ चाइना का ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिकॉज ऑफ द डिमार्केशन ऑफ द आइलैंड, डिमार्केशन ऑफ द 9 डैश लाइन। तो ऐसे टेंस सिचुएशन में मिसकम्युनिकेशन, मिसकैलकुलेशन में कन्वर्ट हो सकता है, मिसजज किया जा सकता है, एंड इट माइट गेट कन्वर्टेड इनटू अ वॉर लाइक सिचुएशन। सिंपल सिचुएशन है, सिंपल आर्टिकल है, बट ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि militarization of common spaces like open seas and space might lead to the disruption of the global supply chains, and communication might lead to war kind of a situation. ये MCQ है. Try and attempt it. Large scale military drills that disrupt international travel primarily raise concerns related to what? Violation of domestic aviation laws, freedom of navigation and regional stability, expansion of bilateral trade agreements, and the internal law and order situation of the neighboring state. Please pause the video and try and attempt this MCQ. The correct answer is B, freedom of navigation and regional stability.
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये आर्टिकल इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट आर्टिकल ये कह रहा है कि देयर इज अ पजलिंग इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ डिसकनेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2017 टू 2019। व्हाट डज इट इंप्लाई? देखो, सिंपल तरीका ये है कि जब कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ मतलब स्टील प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, जो ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो ग्रोथ जब होती है वो कब होती है? जब उनका क्रेडिट भी ग्रो करता है। बड़े इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के लिए क्रेडिट मतलब लोन चाहिए होता है। तो देयर इज अ क्लियर कट रिलेशन कि क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो रहा है ना। लेकिन इट वाज ऑब्जर्व्ड, जब पीछे मुड़कर देखा गया कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो तो हुई ही नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये कैसे हुआ? आइडियली दे शुड फॉलो, अगर क्रेडिट ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगा, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ नहीं हुआ तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए पैसा कहां से आया? तो यहाँ पे दो तीन सवाल क्रिएट होते हैं। एक कि कहीं किसी और जगह से पैसा आ रहा है, या फिर एक्चुअल में ग्रोथ हो ही नहीं रहे, कोई नंबर को मैनिपुलेट कर रहा है, झूठे नंबर्स दे रहा है, इसके लिए ग्रोथ ही दिखाई दे रही है। इन सारे सवालों को खड़ा करता है ये आर्टिकल। ये आर्टिकल बता रहा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर these two parameters simultaneously, credit growth and industrial growth। लगभग कुछ टाइम से ये गैप जो है क्रेडिट ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बीच में, ये कंटिन्यूअस है, सस्टेन्ड है, मतलब क्रेडिट ग्रोथ में दिख ही नहीं रहा है लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो ही जा रही है। तो काफी सारे क्वेश्चंस रेज कर दिए इसने। तो ये मैं आपके सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप पीडीएफ से ऐप के ऊपर पढ़ सकते हो। What is the credit growth disconnect? Traditionally, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड बैंक क्रेडिट, दे मूव टुगेदर। क्रेडिट बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी, क्रेडिट घटेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ घटेगी। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज, मशीनरी एंड प्रोडक्शन, इट यूजुअली रिक्वायर्स अ बोरोड कैपिटल फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम शेयर मार्केट एक्सेट्रा। लेकिन जो पीरियड ऑब्जर्व किया गया फाइनेंशियल ईयर 17 टू 19, इट हैज ऑब्जर्व्ड व्हिच पीरियड शोज दैट जीडीपी ग्रोथ विदाउट करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एक्सपेंशन। तो जीडीपी ग्रोथ, दिस ब्रेक्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक रिलेशन कि क्रेडिट ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड नहीं है। जीडीपी ग्रोथ इज नॉट सेम एज ग्राउंड रियलिटी ऑलवेज। सेकेंड, जो क्रेडिट है, इट एक्ट्स as a reality check on the production claims। किसी कंपनी ने ये क्लेम कर दिया कि उनका प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है, 3 इंडस्ट्रीज खड़े हो गए, तो उसके लिए पैसे कहां से आए? देयर हैज टू बी सम ट्रेस ना, कि इस बैंक से हमने इतना लोन लिया, या इस शेयर मार्केट से हमने इतना इक्विटी लिया है, या इस तरीके से हमने फंड रेज किया। अगर वो फंड रेज नहीं किया कहीं से भी और लेकिन ये ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो झोल है, राइट? तो इट एक्ट्स, क्रेडिट एक्ट्स एज अ रियलिटी चेक ऑन प्रोडक्शन क्लेम्स। ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन फाइनेंस डज नॉट फॉलो द ग्रोथ, नंबर डिजर्व द स्क्रूटिनी। इट इज हाई टाइम दैट वी विल गो बैक एंड स्क्रूटिनाइज द नंबर्स जो हमें बताए गए, क्या वो कितने सही है, वो फैक्चुअली करेक्ट है क्या, ये चेक करने का जरूरत आ गया है। हमारे पर्सपेक्टिव से कोर कंसर्न्स क्या है? एक, जिस तरीके से हम जीडीपी मेजर कर रहे हैं वो अब क्वेश्चनेबल लग रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ विदाउट क्रेडिट इट रेजेस डाउट अबाउट द ओवर एस्टिमेशन ऑफ द आउटपुट। शायद उतने स्पीड से ग्रो किया भी नहीं है, स्पेशली अगर आप 2011-12 का जो बेस ईयर रिवीजन करके रखा है उसके बाद से। सेकंड इशू रेज करता है वीक क्रेडिट ट्रांसमिशन का, बिकॉज जब एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाते हैं बैंक्स के, तब बैंक जो होती है वो रिस्क अवर्स हो जाती है और वो बैलेंस शीट स्ट्रेस को ज्यादा तवज्जो देती है रादर देन ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। जो लेंडिंग है फ्रॉम बैंक्स, इट हैज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री डिस्पाइट रिपोर्टेड आउटपुट ग्रोथ। तो जो इंडस्ट्रियल आउटपुट का ग्रोथ है वो तो दिख रहा है कि हो रहा है, लेकिन बैंक की जो लेंडिंग था, बैंक का जो लोन देने का जो पैटर्न था, वो तो उनकी तरफ गया ही नहीं, किसी और तरफ गया हुआ है। तो देयर इज समथिंग दैट इज नॉट मैचिंग अप।
फिर फाइनेंसिंग पैटर्न में शिफ्ट हुआ है और पॉलिसी मिसरीडिंग में भी रिस्क हुआ है। अब डेटा क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया है। दिस इज द एमसीक्यू व्हिच आई वांट यू टू पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट। व्हाई इज बैंक क्रेडिट इज कंसिडर्ड as a critical indicator for validating industrial GDP growth? A. Credit growth determines inflation level. B. Industrial activity usually requires external financing. Bank directly calculate GDP figures or credit growth reflects fiscal discipline. क्या होगा आंसर? Answer would be B. Industrial activity usually requires external financing. You can read this PDF and the detailed explanation from the CACP app. Next article is kind of a quick revision. It is about India New Zealand Free Trade Agreement. हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. We'll quickly run through it. इंडिया और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो फाइनली साइन कर लिया, उसके डिटेल्स भी अभी आ गए, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और न्यूजीलैंड हो या किसी और कंट्री हो, जब हम एफटीए साइन करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, विच आर द इश्यूज विच रेज द कंसर्न, है ना, तो हम उनको देखेंगे। कोर कंसर्न यह है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रेड डेफिसिट वाइडनिंग हो सकता है, मीनिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में टैक्सेस नहीं लगते या बहुत मिनिस्क्यूल लगता है। तो पहले जो हम चीजें इंपोर्ट करते थे, लेट्स से कि न्यूजीलैंड से कोई चीज हम इंपोर्ट करते वो 200 रुपए की लगती थी बिकॉज ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी, अभी शायद वो 80 रुपए की मिलेगी। तो इट इज पॉसिबल दैट इंडियंस में चूज टू यूज इंपोर्टेड थिंग्स मोर, क्योंकि वो सस्ती हो गई। वैसे ही न्यूजीलैंड जो इंडिया से एक्सपोर्ट्स आते थे, इंडिया से जो एक्सपोर्ट होकर न्यूजीलैंड जाता था, वो अभी उनको ज्यादा सस्ता मिलेगा। लेकिन अगर इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा हुआ और एक्सपोर्ट उतने स्पीड में नहीं बढ़ा, तो जो ट्रेड डेफिसिट है उसके बीच में गैप आ जाएगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता रहेगा। इंडिया विल कीप इंपोर्टिंग मोर एंड एक्सपोर्टिंग लेस, तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो शायद इंडिया के अगेंस्ट चला जाए। सेकेंड जो है, जो सेंसिटिव सेक्टर्स है like agriculture, dairy production, क्योंकि न्यूजीलैंड इज वेरी गुड इन डेयरी, एनिमल सेक्टर जो है उनका वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनके डेयरी प्रोडक्ट्स वर्ल्ड ओवर फेमस है, चीज से लेकर सब कुछ। तो हमारा जो सेंसिटिव सेक्टर है, जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ और एनिमल सेक्टर जो हुआ, डेयरी सेक्टर हुआ, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। ऑल्सो एमएसएमईज, क्योंकि एमएसएमई ही हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का हार्ट एंड सोल है। थर्ड, जो कंप्लायंस है, स्टैंडर्ड कंप्लायंस एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग, उसको इंश्योर करना होगा। नहीं तो हमारे यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा, आई शुडंट बी टेकिंग अ डिपार्टमेंट्स नेम और इंडिविजुअल नेम, बट हमारे यहाँ पे करप्शन बहुत है ना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। उस लेवल का माल नहीं आया तो भी सर्टिफाई कर दिया कि आ गया, तो वो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी वो रखना जरूरी होगा। नेक्स्ट, मैनेजिंग एडजस्टमेंट कॉस्ट इन एग्रीकल्चर एंड सिलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। फिर ट्रांसलेटिंग मार्केट एक्सेस ऑन पेपर इनटू एक्चुअल एक्सपोर्ट गेन्स। पेपर पे तो आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तो आ गया, उन्होंने तो कह दिया कि आपके ये 10,000 प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ ड्यूटी इंडिया से 10,000 प्रोडक्ट आ सकते हैं, पेपर पे लिखकर आ गया। बट हमको उस तरीके का एनवायरमेंट इकोसिस्टम बिल्ड करना होगा जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर को इजीली न्यूजीलैंड के मार्केट को एक्सेस दिलवा दे। नहीं तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया को कंसेशन मिले वो सिर्फ पेपर पे रह जाएंगे, एक्चुअल एक्सपोर्ट गेन्स में कन्वर्ट ही नहीं होंगे। ये कोर इश्यू है, ये सिर्फ इंडिया न्यूजीलैंड के कंटेक्स्ट में नहीं, ये हर कंट्री के साथ होता है जिनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है। प्लीज अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। व्हिच सेफगार्ड इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर इंडिया टू एंश्योर बैलेंस्ड आउटकम्स फ्रॉम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स लाइक द इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? A. Elimination of all tariffs immediately. B. Strong rules of origin and sector specific safeguards. Greater reliance
on imports to reduce prices, and D, withdrawal from multilateral trade framework. The correct answer would be C, strong rules of origin and sector specific safeguards. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है. देखो, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में टैक्सेस नहीं होगा. लेट्स से एक कंपनी है, वो लोकेटेड है लेट्स से ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का तो कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है. तो इट इज पॉसिबल कि ऑस्ट्रेलिया अपनी कंपनी का एक यूनिट न्यूजीलैंड में सिर्फ नाम के लिए ऑन पेपर बना ले और अपने प्रोडक्ट को न्यूजीलैंड पहले भेजे और न्यूजीलैंड के थ्रू इंडिया में कम प्राइस पे भेज दे, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंडिया का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की वजह से कोई टैक्सेशन नहीं है. तो हमारे टैक्सेशन एग्रीमेंट का फायदा ऑस्ट्रेलिया उठा ले सकता है. एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रेलिया का नाम है, तो यहाँ पे ओरिजिन का हुआ प्रोडक्ट का ऑस्ट्रेलिया, लेकिन किस ट्रेड में आया, इंडिया और न्यूजीलैंड के. तो रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि ये अगर न्यूजीलैंड में प्रोडक्ट बना है तो ही इसके ऊपर मिलेगा, लेकिन न्यूजीलैंड में कहीं से आया और न्यूजीलैंड में किसी और कंपनी ने उसको खरीदा और इंडिया में भेजा, वो चलेगा नहीं. दैट इज व्हाट इट मींस टू हैविंग स्ट्रॉन्ग रूल्स ऑफ ओरिजिन. Let's indulge into the final discussion. Final article: rising attacks on religious minorities and demands for stronger state response. कुछ reports, कुछ representations आए recently which have shown कि intimidate करना, religious minorities के against violence करना, ये सब हो रहा है. And अब वो वक्त आ चुका है कि वी नीड टू रिन्यू द डिबेट ओवर प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखिए तो हमको ये समझना होगा कि प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी इज नॉट एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इट इज द फंडामेंटल राइट. दे आर एज मच सिटीजन ऑफ इंडिया एज एनी अदर इज. तो एग्जाम में इस पर्सपेक्टिव से आपको आंसर्स लिखने होंगे. तो हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इशू देख रहे हैं. एक, जो प्रिवेंटिव पोलिसिंग होती है, मतलब कुछ होने से पहले रोकना, ये इसे कहा जाता है प्रिवेंटिंग पोलिसिंग. और जो अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म्स होते हैं, इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या सोर्स डिप्लॉयमेंट हो, ये दोनों भी कुछ हद तक फेल हो रहे हैं. ये जो इंसिडेंट बढ़ रहे हैं उससे साबित होता है. जो हेट क्राइम्स होता है, जो टारगेटेड वायलेंस होता है, उन केसेस में अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा वीक है. कुछ भी किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया, उसके आगे क्या हो रहा है, इसका अकाउंटेबिलिटी वीक है. इन सब का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड एक्सप्रेशन है उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है. जो सोशल हार्मनी है या रूल ऑफ लॉ है, इन दोनों इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की इरोजन हो रही है. और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है और जो ग्राउंड लेवल एनफोर्समेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो गारंटी दिया और जो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, उसके बीच में गैप बढ़ने लगता है. ये 5 कोर इश्यूज वी कैन यूज इन डिफरेंट सिनारियोस, इन डिफरेंट कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजियस माइनॉरिटीज. फॉर एग्जांपल ये मणिपुर केस में भी लिखा जा सकता है, ये कहीं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के ऊपर भी लिखा जा सकता है, कोई सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट वाला जो इशू होता है, वायलेंस क्रिएट होता है, उसमें भी इन पॉइंट्स को यूज किया जा सकता है. दिस इज द एमसीक्यू. प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट. द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी of the state in case of targeted violence against minorities is to promote cultural assimilation, ensure strict neutrality by non-intervention, protect life, liberty and equal application of law, or delegate responsibility to civil society organization. The correct answer would be C. It is the responsibility of the state to protect life, liberty and equal application of law. Thank you so much for joining in, for understanding the 5 important articles of the day. These are the smart books of CSAP. अब ये SMS script में भी available है. You can contact on this number to get access to these. Thank you so much. See you at 5:30 PM. आज प्रीफिट इनिशिएटिव का यूट्यूब लाइव का हिस्ट्री सेक्शन है, उसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करेंगे. ठीक है.
See you at 5:30 p.m.